राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वेद दर्शन में। एंड आई एम अभिषेक एंड आई एम करेंटली स्टडिंग आयुर्वेदा। सो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द्रव्य गुण सब्जेक्ट बीएमएस सेकंड प्रॉफ का, जिसमें भी हम लोग ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग के ऊपर है, जो कि आप सब लोग अक्सर अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं। और आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पर ये सुना भी होगा कि इट इज वन सच वंडरफुल ड्रग विच कैन डू मिरेकल्स इन योर बॉडी, राइट। इसको हम डायबिटीज से लेकर हमारे नॉर्मल बुखार तक यूज करते हैं। साथ ही हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, हमारे डाइजेशन को भी बूस्ट करता है और ओवरऑल हमारी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करके रखता है। तो इस ड्रग का नाम है, आप सभी जानते हो, आंवला, और इसको हम लोग संस्कृत में बोलते हैं आमलकी। तो आज हम इस ड्रग के ऊपर पढ़ने वाले हैं और जानेंगे इसको बिल्कुल डिटेल में। इसका सारा रस पंचक, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन, इसका कर्मास क्या है, किस डिजीज में हम इसको यूज कर सकते हैं, क्या डोज रहेगा, सारी चीजें हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे इसके लैटिन नेम और बोटेनिकल नेम से। तो देखेंगे इसका जो लैटिन नेम है वो है एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, और कई लोग फिर इसको फाइलेंथिस एम्ब्लिका से भी जानते हैं, ठीक है। रही बात इसके फैमिली की, तो फैमिली दोनों नेम के लिए ही फैमिली सेम है, जो कि है फाइलेंथेसी है। और इसको हिंदी में हम लोग आंवला बोलते हैं, और इसका इंग्लिश नेम है इंडियन गूसबेरी। और इसको बहुत सारे इसके सिनोनिम्स भी हैं, जैसे कि कोलम, अमृतफलम, धात्री, वैश्य, वृश्य, शिवम, जाति फल रसम और तिष्य फल। तो हम लोग पहले देखते हैं इसके ये सारे नाम क्यों पड़े। तो देखो, सबसे पहला यहाँ पर है कोलम। कोलम जो वर्ड यहाँ पे आया है, ये आया है परिमाण के बेसिस पे। तो जब आपने रसशास्त्र पढ़ा है तो उसमें मान परिभाषा का कॉन्सेप्ट है, और उसमें ये कोल का मान आता है। तो इसका जो फ्रूट होता है, उसका जो वेट होता है, वो 1 कोल के बराबर होता है, 1 कोल। तो इसलिए इसको कोलम बोलते हैं। कमेंट्स में आप लोग मुझे बताओ कि 1 कोल कितने ग्राम्स के इक्वल होता है, या इसका क्या वैल्यू होता है, ठीक है। दूसरा वर्ड जो यहाँ पे आया है वो है अमृत फलम, क्योंकि ये अमृत के समान है और ये हम लोग डेली बेसिस पे भी इसको यूज कर सकते हैं। और आपने बहुत जगह ऐसा सुना होगा, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग को आंवला डेली एक आंवला कंज्यूम करना चाहिए, राइट। तो इसलिए इसका नाम अमृत फल है। वो इसलिए क्योंकि ये हमारी बॉडी में कोई भी एडवर्स रिएक्शन शो नहीं करता है अगर हम लोग इसको एक एक्चुअल सही क्वांटिटी में लेते हैं, इसलिए इसको अमृत बोल रहे हैं। और इसीलिए आचार्य चरक ने इसको नित्य सेवनीय द्रव्यास में भी आमलकी का वर्णन किया है। नित्य सेवनीय द्रव्यास का मतलब ये है कि वो फूड आइटम्स या वो द्रव्यास, वो ड्रग्स जिनको हम डेली यूज कर सकते हैं, तो उसमें से एक है हमारा आमलकी। तो इतना महत्वपूर्ण ड्रग है ये। दूसरा जो है वो है धात्री। तो देखो, धात्री नाम इसका इसलिए आया है क्योंकि जब हम इसका कंजम्पशन करते हैं तो ये हमारी बॉडी में क्या करता है कि धातुओं की वृद्धि करता है, धातुओं की पोषण करता है। और धातु जो होती है वही हमारे शरीर का धारण करता है। जो धातु है, सप्त धातु होती है, वो हमारे शरीर का धारण करती है। तो सोचो, जो सप्त धातु है हमारे शरीर का धारण करती है, उनका धारण करने वाला जो आमलकी है, उसको इसीलिए हम लोग उसको धात्री बोलते हैं। उसके बाद इसका अगला नाम है वयस्या। तो देखो, वयस्या जो है वो आया है वर्ड वय से, वया, और वया का मतलब होता है एज। तो आमलकी कंज्यूम करने से हमारी जो एजिंग प्रोसेस होती है वो काफी हद तक स्लो हो जाती है। तो इसलिए क्योंकि ये एजिंग को स्लो करता है, इसका दूसरा नाम है वयस्या। इसके बाद है वृश्य। तो जैसा कि हम लोग ने 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा पढ़े हैं आयुर्वेद पीवी फर्स्ट चैप्टर में। तो उसमें हम लोग ने पढ़ा है कि आयुर्वेद के 8 ब्रांचेस होते हैं, और उसमें लास्ट है वृक्ष चिकित्सा, जो कि हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए इसको, और ये भी हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसको नाम दिया है वृक्ष। आइए, अगला जो नाम है इसका वो है शिवम। तो ये हमारे लिए हमेशा बेनिफिशियल होता है, इसलिए इसका नाम है शिवम। दूसरा है जाति फल रसम। इसका जो जूस हम लोग बना के पीते हैं, या इसका जो एसेंस होता है, वो भी हमारे लिए हमेशा बेनिफिशियल होता है, इसलिए इसका एक और नाम आया है जाति फल रसम। और इसका एक और नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तिष्य फल। तो देखो, तिष्य फल नाम इसका इसलिए आया है क्योंकि देखो, मैक्सिमम टाइम पे, या मैक्सिमम नहीं, कंप्लीटली जो आमलकी का जो फ्रूटिंग सीजन होता है वो होता है अक्टूबर नवंबर के समथिंग, और हम बोल सकते हैं सर्दियों के समय पे। लेकिन जब हम लोग हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जाते हैं तो हम लोग देखेंगे तो वो पुष्य मास में आता है। जो इसका फ्रूटिंग सीजन होता है वो आता है पुष्य मास में। उसमें भी हम लोग अलग अलग नक्षत्र के बारे में बात करते हैं। तो जो पुष्य मास होता है उसके अंदर एक नक्षत्र आता है जिसको हम बोलते हैं तिष्य नक्षत्र, तिष्य नक्षत्र, और उसके अंदर इसकी फ्रूटिंग देखने को मिलती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है तिष्य फला।
तो आई होप आपको ये सारे सिनोनिम्स सही से समझ आए होंगे कि क्यों इसके ये सारे नाम रखे हैं। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं इसका रस पंचक। तो अगर रस की बात करेंगे तो इट इज वन अमोंग सच ड्रग विच इज हैविंग 5 रसा। सो इट इज लवण वर्जित पंचरस, मतलब लवण को छोड़ के जो भी 5 रस हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। बट ये अम्ल प्रधान होता है क्योंकि इसका नाम आंवला है, इसलिए भी हम कह सकते हैं कि इसका नाम आंवला है। और इसको तो हम लोग, इसका एक और नाम है कि अम्ल भी बोलते हैं कई लोग इसको, या आंवला बोलते हैं। तो वो इसलिए जो हमारी बॉडी में से मल को हटाता है, अमल, तो इसलिए इसका नाम आंवला भी है। ठीक है, तो गुण की बात की जाए तो इसके गुण है रूक्ष, लघु और सर। वीर्य इसका शीत है, विपाक मधुर है, और इसका जो कर्म है, तो देखो आप देखो यहाँ पे शीत वीर्य और मधुर विपाक की वजह से, और क्योंकि इसके अंदर 5 रसाज होते हैं तो ये एक तरीके से सभी दोषों का समन करती है, और इसलिए ये रसायन है। आपको इसके कर्म में सबसे पहले याद रखो कि ये रसायन है। इसके बाद प्रमेहग्न कि डायबिटीज में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। प्रमेह सेकेंड ईयर में रोग निदान के बारे में आप पढ़ते हैं, तो रोग निदान में अगर आप प्रमेह कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, या फिर चरक चिकित्सा में निदान स्थान में आपने प्रमेह का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि प्रमेह का मतलब सिर्फ डायबिटीज मेलाइटस नहीं होता है। आयुर्वेद में 20 प्रकार के प्रमेह होते हैं, और लगभग उन सभी में आप आंवला दे सकते हो। उसके बाद है ज्वरग्न कि ज्वर यानी फीवर के टाइम पे भी हम इसको दे सकते हैं। अगला है वृष्य, जो कि हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसलिए इसको वृष्य नाम दिया है। तीसरा है यहाँ पे दाह। अगला है दाहर। दाह का मतलब होता है बर्निंग सेंसेशन। तो दाहर बर्निंग सेंसेशन को जो कम करता है, क्योंकि इसका जो वीर्य है वो शीत है, इसकी वजह से वो बर्निंग सेंसेशन को कम करता है। इसके बाद है छर्दिग्न, मतलब अगर आपको कंटिन्यूअसली या ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हो, उसमें भी आपको आराम मिलेगा। उसके बाद है शोफग्न, स्वेलिंग को कम करता है। रुच्य, खाने में टेस्ट को बढ़ाता है। मेदोहर, यहाँ पे मेद का मतलब है कि हमारी जो मेद धातु होती है उसको ये कम करता है। तो देखो जब हम लोग समझ देखेंगे तो जो हमारे जो ओबेस पर्सन होते हैं उनके अंदर मेद धातु बढ़ा हुआ होता है। तो ये क्या करता है, वो मेद का विलयन करता है। जो मेद हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम अबद्ध मेद बोलते हैं, ये उसका विलयन करता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी भी रिड्यूस होती है। तो इसलिए यहां पर आया है मेदहर। इसके बाद है भग्न संधानकर। यहाँ पे 2 वर्ड है, भग्न और संधानकर। भग्न का मतलब होता है फ्रैक्चर, और संधानकर का मतलब होता है जोड़ना। तो अगर आपको कोई फ्रैक्चर वगैरह हुआ है या किसी को फ्रैक्चर हुआ तो आप उसको भी आंवला एडवाइस कर सकते हो लेने के लिए। उसके बाद है केश। ये सब तो आपने बहुत सारे ऐसे होम रेमेडीज में भी देखा होगा कि आंवला को हम उसके चूर्ण को हम लोग बालों में लगाते हैं, या उसको मेहंदी वगैरह के साथ मिला के, रीठा शिकाकाई के साथ मिला के हम लोग उसको बहुत अच्छे से हमारे हेयर ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, और उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये है केश्य। इसके बाद है चक्षुष्य। ये आपकी आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, आपकी आई हेल्थ को इंक्रीज करता है और आपके विजन को मेंटेन करके रखता है। और लास्ट है यहाँ पे कुष्ठग्न। कुष्ठग्न का यहाँ पे देखो मतलब, कुष्ठ का मतलब यहाँ पे है जनरलाइज्ड, जो कि स्किन डिजीज, बहुत सारे स्किन डिजीज में आप ये आंवला का यूज कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे दोषग्नता। तो देखो इसके आप जब रस पंचक देखोगे तो इसमें हर तरीके के क्योंकि देखो इसके अंदर लवण वर्जित पंच रस हैं, तो क्योंकि इसके पास ऑलमोस्ट सारे रस हैं, तो ये सभी दोषास पर काम करती है और लगभग सभी को मेंटेन करके रखती है। तो ये त्रिदोष शामक है, सबको कम करती है। उसके बाद गुण इसका रुक्ष लघु सर है। अभी रुक्ष गुण जो लघु गुण है ये पित्त कफ वात को बढ़ाने के लिए वात बढ़ाता है, वात को बढ़ाता है, लेकिन जो सर है वो पित्त को और कफ को बढ़ाता है। शीत से पित्त कम होता है, मधुर से पित्त भी कम होता है, बट कफ बढ़ता है। तो ओवरऑल सारे दोषास मेंटेन रहते हैं, और अगर कुछ भी बढ़ा हुआ है तो उसको कम करता है। तो इसलिए त्रिदोष शामक। जब हम इसकी वर्ग की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि हमारे क्लासिक्स में आचार्यों ने इसको कहां कहां प्लेस किया है, तो देखेंगे चरक ने इसको कुष्ठग्न महाकषाय में दे रखा है, कासहर महाकषाय में दे रखा है, विरेचनोपग महाकषाय में दे रखा है, ज्वरहर और वयस्थापन। आपको जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाला है वो है वयस्थापन। मैं आगे बताऊंगा आपको किस लिए। और विरेचन उपगम का मतलब ये है कि विरेचन उपगम मतलब ये विरेचन करने में हेल्प करता है, इंड्यूस करता है, बट ये मेन ड्रग नहीं होता है विरेचन कराने के लिए। उसके बाद सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत ने इसको परशुका आदि गण में दे रखा है, आमलक के आदि, और त्रिफला जो कि वर्ल्ड फेमस है आज के टाइम पे, आप सभी उसको जानते होंगे। त्रिफला में कौन कौन से 3 ड्रग आते हैं? त्रिफला का मतलब ही है 3 फल। तो मुझे कमेंट्स में बताना कि त्रिफला के अंदर कौन कौन से फल आते हैं। तो त्रिफला में भी सुश्रुत आचार्य ने इसको दे रखा है, और चरक आचार्य ने भी इसको त्रिफला
त्रिफला बोला है और उसके अंदर भी इसको रखा है। इसके बाद है भाव प्रकाश ऋषि, भाव प्रकाश ने इसको हरितक आदि वर्ग में बोला है। तो ये तो हो गया इसके क्लासिफिकेशन की बात। अब देखो जो मैंने आपको कहा था यहाँ पे कि आपको याद रखना है वयस्थापन, वो इसलिए क्योंकि आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के यज्ञ पुरुषम अध्याय के अंदर कुछ अग्रगण बताए हैं या अग्रकर्म बताए हैं। उन्होंने वहां पर बोला है कि किस ड्रग या कौन सा ड्रग किस काम के लिए श्रेष्ठ है, या फिर वो ड्रग आप किस काम में श्रेष्ठ तरीके से यूज कर सकते हैं, उसका बेस्ट इफेक्ट आपको कहां देखने को मिलेगा, वो सब है अग्रगण में। तो आचार्य चरक ने वहां पर कहा है कि जो आमलकी है, आमलकी ड्रग ऑफ चॉइस है वयस्थापन के लिए, मतलब आपकी एजिंग को रोकने के लिए इट इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रग। तो इसलिए आपको ये वयस्थापन याद रखना है क्योंकि ये इसका अग्रय कर्म है। इसके बाद हम बात करेंगे रोगग्नता की, तो है प्रमेह, ज्वर, रक्त पित्त, पांडु रोग। इस पांडु को हम लोग एनीमिया से भी कोरिलेट करते हैं। कामला हो गया आपका जॉन्डिस। इसके बाद आता है शुक्र दौर्बल्य। अगर आपको शुक्र मतलब आपका जो स्पर्म है, आपका जो सीमन है, उसमें अगर कुछ भी डिफॉर्मिटीज है तो उसको भी वो सही करता है, उसकी स्ट्रेंथ को बना के रखता है, जिसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है। और इसीलिए यहां पर इसको वृश्य है, यहां पर वृश्य है, तो वो भी इस वजह से है क्योंकि ये शुक्र की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, उसकी मोटिलिटी को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी भी अच्छी होती है। उसके बाद दाह, दाह में हम लोग इसको यूज करते हैं शीतवीर्य की वजह से। छर्दी, वमन, भग्न संधान कर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। केश्य, चक्षुष्य, कुष्ठग्न। तो ये तो हो गया इसकी रोगग्नता की बात। अब हम देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की, ये पेड़ कैसा रहता है, कैसा दिखता है। तो आई होप आप सभी ने देखा ही होगा, अगर पेड़ नहीं देखा होगा तो फल तो आपने इसका डेफिनेटली देखा ही होगा। ठीक है, तो देखो हैबिटेट इसकी है कि ये ऑल ओवर इंडिया हमको मिलता है। ऑल ओवर इंडिया ये कुछ लोग कल्टिवेट भी करते हैं, उगाते हैं, और ये वाइल्डली भी ग्रो होता है। ठीक है, हैबिट की बात की जाए तो ये है डेसिडियस स्मॉल और मिडिल साइज ट्री। ये डेसिडियस का मतलब होता है कि साल में एक बार ये अपने सारे पत्तों को झाड़ देता है, और एक स्मॉल सा मिडिल साइज ट्री है, लगभग 60 फीट के अराउंड इसकी हाइट रहती है। इसकी जो लीव्स हैं वो सब सिसाइल है। देखो सब सिसाइल का मतलब क्या है कि इसका जो पिटियोल होता है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा सा होता है, और वो ऐसा लगेगा आपको कि पिटियोल है ही नहीं, बट होता है, बहुत छोटा सा होता है। तो इसलिए यहाँ पर वर्ड आया है सब सिसाइल। सब मतलब इंफीरियर से हम लोग मान सकते हैं या नीचे, और सिसाइल मतलब सिसाइल का मतलब होता है कि पिटियोल का ना होना, बट सब सिसाइल है तो पिटियोल होता है बट बहुत छोटा होता है। इसकी जो लीव्स होती हैं 1.3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 2.5 to 3 mm वाइड होती है, और लाइट ग्रीन कलर की होती है। अभी देखो अगला वर्ड यहाँ पे आया है ग्लेब्रस। इसकी जो लीव्स होती हैं वो ग्लेब्रस होती हैं। अब देखो ग्लेब्रस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि वो बहुत स्मूथ होती है, ग्लॉसी अपीयरेंस रहता है उसका, बहुत शाइनी रहता है। अब आपने बहुत सारे प्लांट्स ऐसे देखे होंगे ना जिनके ऊपर एक रफ टेक्सचर रहता है या छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, तो वैसा यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे जो लीफ होती है वो बहुत शाइनी हेयर फ्री रहती है, तो उसको ग्लेब्रस बोलते हैं। नैरोली लीनियर जो लीफ है, अगर आप देखोगे ना उसका स्ट्रक्चर तो कैसा रहेगा कि ये ब्रांच है और इस पे ना छोटे छोटे लीव्स रहते हैं। इस तरीके से इस पे लीव्स रहते हैं। ठीक है, ऐसे आगे भी कंटिन्यू आप कर सकते हो। इस तरीके के लीव्स रहते हैं। तो देखोगे जब आप यहाँ देखोगे ना, तो ये जो छोटा छोटा सा आपको यहाँ दिख रहा है, ये है यहाँ पे इसका पिटियोल जो कि बहुत छोटा होता है, और जब इसका शेप देखोगे ना तो वो एक लीनियर शेप है। ये एक लीनियर शेप है छोटा सा, तो इसलिए इसको नैरोली लीनियर बोल रहे हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ी लीफ भी नहीं होती है। देखने में ये हमको कंपाउंड लीफ लगती है, बट ये सिंपल लीफ होती है और बहुत छोटी होती है, इसलिए हम लोग को ग्रॉसली जब हम लोग उसको देखते हैं तो लगता है कि कंपाउंड लीफ है। उसके बाद ऑब्ट्यूज होती है। तो वो ऑब्ट्यूज का मतलब होता है कि इसका जो एंड होता है वो शार्प ना होकर ब्लंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम इस लीफ को थोड़ा बड़ा करते हैं तो ये तो हो गया इसका पिटियोल, बहुत छोटा होता है, और इसकी जो लीफ देखेंगे वो कुछ इस प्रकार की होगी। तो यहां पर आप देखो ये जो हिस्सा है ना, ये ब्लंट नहीं, ये शार्प नहीं है, ये ब्लंट है, तो ये कर्व्ड है, तो ये है ऑब्ट्यूज। इसके बाद नैरोली लीनियर तो हो गया। और स्टिप्यूल्स ओवेट। स्टिप्यूल क्या होता है? एक लीफ लाइक बड अपेंडेज होती है जो लीफ के बेस पर लगे रहते हैं, और यहाँ पर जो स्टिप्यूल होता है वो ओवेट होता है, मतलब एलिप्टिकल एग लाइक स्ट्रक्चर छोटा सा आपको यहाँ पर ऐसे देखने को मिलता है। हर लीफ पर आपको ऐसे वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके फ्लावर की, तो ग्रीनिश येलो कलर के फ्लावर होते हैं। और इसका अब हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है इसका फ्रूट। इसका जो फ्रूट है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही सबसे ज्यादा फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसके अंदर ही होते हैं और वही सबसे ज्यादा यूजफुल भी होता है। तो फ्रूट इसका 1 to 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है। और
आपने देखा होगा इसका जो फ्रूट होता है वो सर्कुलर होता है ना, बॉल लाइक होता है, इसीलिए उसको हम लोग ग्लोबोस बोलते हैं। और आप सभी ने उसको खाया भी होगा तो पता होगा कि फ्रूट जो है वो बहुत फ्लैशी होता है क्योंकि उसके अंदर पल्प काफी अच्छी क्वांटिटी में होता है। इसके बाद जो इसका बहुत अच्छा आइडेंटिफाइंग फीचर है वो ये है कि इसका फ्रूट देखो ग्लोबुलर होता है, बट उसके अंदर आपने देखोगे रिजिस, मतलब रिजिस इन द सेंस वो एक लाइनिंग जैसी आपने देखी होगी, उसमें फिक्स 6 लाइनिंग होती है इस तरीके की, और 2 आप पीछे कर सकते हो। तो ऐसे 6 लाइनिंग्स होते हैं इस पे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है विद 6 ऑब्सक्योर वर्टिकल फरोज, एंड इसका जो कलर होता है वो पेल येलो होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके फ्रूट के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इसके वेराइटीज की। तो 2 तरीके से हम लोग को मिल जाता है कि इसकी वाइल्ड वेराइटी होती है, एक होता है जो कल्टीवेटेड हम लोग नॉर्मली कहीं भी हम लोग ग्रो करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ग्राह्य लक्षण की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब भी आप मार्केट में सैंपल लेने जाते हैं तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ ये जेन्युइन ड्रग है या फिर इसमें कुछ एडल्ट्रेशन नहीं है, कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो उसके लिए ये पॉइंट्स जानना आपको बहुत जरूरी है। जब भी आप ड्राइड फ्रूट के लिए जाओगे ना तो वो फ्रूट देखो ग्लोबुलर रहना चाहिए सबसे पहली चीज। उसके बाद सब हेक्सागोनल, सब हेक्सागोनल इसलिए आया है क्योंकि जब वो फ्रूट कोई भी अगर ड्राई हो जाता है तो वो थोड़ा श्रिंक होता है, तो क्योंकि इसमें फरोज होते हैं तो जब ये श्रिंक होके वो फरोज के वो पैटर्न जैसा बन जाता है। तो क्योंकि 6 फरोज है तो ये एक हेक्सागोनल शेप दे देता है, जो कि एक्यूरेट हेक्सागोनल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है सब हेक्सागोनल। उसके बाद अप टू 1.5 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है, और ड्राई होने के बाद ये येलोइश ब्राउन टू ग्रेइश येलो कलर का या ग्रेइश ब्लैक कलर का इसको अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है। और जब आप इसको तोड़ने की कोशिश करते हो ना तो वो आसानी से टूट जाएगा और उसके अंदर आपको ट्रायंगुलर सीड्स देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गया इसका ग्राह्य लक्षण। अब हम देखेंगे केमिकल कॉम्पोजिशंस के बारे में कि इसके अंदर कौन कौन से फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं। तो देखो मेनली इसमें एलर्जिक एसिड, फाइलेंटिन, जियाटिन, बेंजोइड, चेबुलिक एसिड, चेबुलेजिक एसिड, गैलिक एसिड, एम्ब्लिकॉल, फाइलेम्ब्लिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ट्राइटरपीन्स, ल्यूपियोल, फाइलेम्ब्लिन, फ्लेवोनॉइड्स, कैम्फेरॉल, र्यूटिन, गामा सिटोस्टेरोल, टैनिन which is 28% in the fruit and 22% in the leaves, and in stem it is around 10 to 12%. So maximum is in fruit. Next is carbs, proteins, fats and calcium. तो देखो केमिकल कंपोजिशन के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं हर जो ड्रग हमारे सिलेबस में है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि अगर इसका जो रस है वो पंच रस है, मान लीजिए कि मधुर रस है, मधुर रस है, कटु रस है, तिक्त रस है, कषाय है, तो उसके लिए कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा केमिकल इसमें क्या काम कर रहा है, या इसमें जो अगर चरक ने इसको कुष्ठग्न में रखा है तो कुष्ठग्न में क्यों रखा है, क्या प्रोसेस है उसका जो जिससे वो डिजीज में काम आता है, कैसे इन सभी वर्गास में वो काम है, इसका अगर रसायन कर्म है तो किस एक्शन के थ्रू या किस वजह से ये रसायन का काम कर रहा है, किस वजह से ये प्रमेय में हेल्प हो रहा है। तो इस सब के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हमारा टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें भी देखो जितने भी जो केमिकल्स हैं जिसमें फाइल एंड या फाइल आ रहा है तो ये एक जनरल टर्म है, या ये वो केमिकल्स हैं जो आपको फाइलेंथेसिए फैमिली के हर एक मेंबर में लगभग देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि फाइलेंटिन हो गया, यहाँ पर हमारा फाइलेम्ब्लिक एसिड हो गया, इसके बाद ये फाइलेम्ब्लिन हो गया। तो ये ऐसे हैं जो फाइलेंथेसिए फैमिली में आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे जो सीटोस्टेरोल होता है ये अरोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है वो इसकी वजह से आती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एलर्जिक एसिड की, थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। तो एलर्जिक एसिड जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है, मतलब आपकी स्किन को भी अच्छा करता है, आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटीबैक्टीरियल भी होता है। अगर आप बात करोगे फेलेंटिन की तो ये हेपेटोप्रोटेक्टिव होता है, साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। ठीक है, जियाटिन की बात करोगे तो ये न्यूरोप्रोटेक्टिव भी होता है। ठीक है, तो इसके वो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे डिटेल में। इतना तो हम लोग अभी बस नाम, आप इसमें जो मेन कुछ नाम है वो आप याद रखो। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके हर 100 ग्राम में आपको 600 मिलीग्राम विटामिन सी मिल जाएगा। तो इस वजह से ये हुआ हमारा रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। अगर हम बात करेंगे इसके मात्रा की कि किस मात्रा में इसको हमको लेना है, तो अगर हम इसको चूर्ण फॉर्म में ले रहे हैं तो 3 से 10 ग्राम तक हमको लेना है। ये इसकी मैक्सिमम डोज है। इससे ज्यादा और इससे आप कम भी दे सकते हो और किस सीवियर कंडीशंस में आप ज्यादा भी दे सकते हो, बट इट डिपेंड्स अपॉन द रोगी बल कि उसका स्ट्रेंथ कैसा है, वीक पर्सन है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है, या फिर डिजीज कैसी है। ठीक है, तो रोग बल एंड रोगी बल के ऊपर वैद्य अपनी युक्ति के हिसाब से डोज को थोड़ा आगे पीछे भी कर सकता है, बट जो ज्यादातर जो यूज होती है वो 3 to 10 ग्राम मैक्सिमम फॉर 1 डे। कषाय को आप 30 से 100 ml थ्रू आउट डे इन
डिवाइडेड डोज एंड स्वरस इज 10 to 20 ml। अब हम बात करेंगे इसके आमयिक प्रयोग के ऊपर कि किस डिजीज में हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें दे रखा है प्रमेह, जिसमें हम लोग क्या करना है कि फ्रेश आंवला का जूस निकालना है। देखो जब भी मैं कुछ मेंशन नहीं कर रहा हूं तो ऑब्वियसली वहां पे जो उस आंवले के लिए जो चीज रहेगी वो फ्रूट के रिगार्डिंग रहेगी। तो आंवला की जूस निकालना है जो कि फ्रूट से होगा, उसमें आपको हरिद्रा मिलाना है, हरिद्रा यानी हल्दी, जिसको हम क्यूरक्यूमिन लौंगा बोलते हैं, और उसको हमको एवरीडे लेना है। इससे आपका जो डायबिटीज है वो कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट है ज्वर। तो ज्वर जो है यहाँ पे, इसमें आपको क्या करना है, आंवला जूस लेना है, अगेन फ्रूट, और उसको आपको फ्राई करना है। फ्राई किसमें करना है, घी में फ्राई करना है, और देन उसको पीना है। तो इससे आपका ज्वर भी सही हो जाता है। इसके बाद है पांडु, जिसको हम लोग बोलते हैं एनीमिया। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग को आंवले का चूर्ण लेना है और उसको हनी के साथ यानी शहद के साथ मिला के उसको लेना है, जिससे आपका पांडु भी ठीक हो जाएगा या कंट्रोल आप कर सकते हैं उसको अगर अर्ली स्टेजेस में है। कामला जॉन्डिस में आपको क्या करना है कि आंवला की के साथ द्राक्षा यानी ग्रेप्स, उसके दोनों को जूस को मिला के आपको कंज्यूम करना है। रक्त पित्त जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें आपको क्या करना है कि आंवला चूर्ण लेना है, उसमें मधु यानी शहद लेना है, बट इस बार आपको शहद की क्वांटिटी ज्यादा लेनी है। आंवला चूर्ण से ज्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए मधु की। फिर आपको उसमें खंड शर्करा मिलानी है या शुगर मिला सकते हो आप, और वो देके आपको विरेचन करवाना है पेशेंट के अंदर। इसके बाद है हिक्का मतलब हमारी हिचकी आना जो हम बोलते हैं, उसमें आपको क्या करना है, आंवला और कपित्त को हम लोग हिंदी में कैंथा भी बोलते हैं, इन दोनों को मिला के उसका जूस बनाना है, या इन दोनों के जूस को अलग अलग बना लेना है, उसको मिला लेना है। उसमें आपको पिप्पली का चूर्ण मिलाना है और उसके बाद आपको उसमें थोड़ा सा शहद ऐड करके उसको पीना है। इसके बाद है कास। तो कास में आपको आंवले का चूर्ण लेना है और उसको आपको दूध में उबाल लेना है। अच्छे से उबालने के बाद उसमें आप थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और फिर उसको लेना है इंटरनली। इसके बाद है वात रक्त। तो वात रक्त में आपको क्या करना है कि कषाय बनाना है, आंवला का और हरिद्रा, इन दोनों का आपको कषाय बनाना है और वो कषाय को पीना है, जिससे आपका वात रक्त भी कंट्रोल में रहेगा। तो ये तो हो गया हमारा केमिकल कॉम्पोजिशन, आम्ल का प्रयोग और उसका मात्रा। अब हम लोग इसका जल्दी से देखेंगे इसका विशिष्ट योग और इसके रिगार्डिंग जो भी थोड़े बहुत रिसर्च आर्टिकल्स हैं वो। अब बात करते हैं इसके विशिष्ट योगास की। तो ये वो फॉर्मुलेशंस हैं जो आपको मार्केट में रेडिली अवेलेबल मिल जाएंगी। बहुत सारी कंपनीज है जो बनाती हैं और आपको ये रेडिली अवेलेबल मिल जाएंगी। तो ऐसे कौन कौन से हैं, सबसे पहला है आंवला की कषाय, जो कि आप पित्त गुल्म जैसी कंडीशंस में बहुत अच्छा रिजल्ट इससे आपको मिलेगा। दूसरा है आंवला की रसायन। तो देखो रसायन शब्द ही जो है वो रिजुविनेटिंग काम करता है आपकी बॉडी में, रीजनरेशन जैसी चीजों को पॉसिबल करता है आपकी बॉडी में और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और ये जो है ये वर्ण यानी आपकी स्किन टोन कॉम्प्लेक्शन को अच्छा करता है, तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपकी मेमोरी को भी एनहेंस करता है, इट इज बुद्धिवर्धक। बट अगेन कुछ भी इसमें से लेने से पहले आपके आसपास जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है उससे कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर पर्सन के हिसाब से डोज थोड़ा अलग रहता है, ठीक है। और अगला है आम्लक्या अवलेह, जो कि है पांडु और कामला में इसका यूज कर सकते हैं। और इसका एक बहुत फेमस फॉर्मुलेशन है जो इसमें नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड लोग उसको कंज्यूम करते हैं, जो कि है च्यवनप्राश अवलेह। च्यवनप्राश, जी हाँ, जो आप हर सर्दियों में आप लेके खाते हैं, या डाबर का आप ज्यादातर लोग लेते होंगे, बट बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनी है जो आपको जेन्युइन प्रोडक्ट देती हैं, आप उधर से भी ले सकते हैं, जो कि है च्यवनप्राश। नेक्स्ट इज आम्लक्यादि क्वाथ, जो अब इसको हम लोग सर्व ज्वर मतलब किसी भी तरीके का ज्वर हो सब में हम लोग इसको दे सकते हैं। इसके बाद कफ विकार में भी दे सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि कितने टाइप के ज्वर होते हैं, या फिर फीवर तो नहीं बोलूंगा क्योंकि फीवर तो एक ही होता है, वो मॉडर्न के अकॉर्डिंग होता है, बट आयुर्वेद में हम उसको ज्वर बोलते हैं और ज्वर कई तरीके का होता है। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट इज भृंग आम्लकादि तैल। अब यहाँ पर देखो भृंग का मतलब है भृंगराज और आम्लकादि मतलब आंवला के साथ साथ और भी कुछ कंपोनेंट्स होंगे, बट मेन जो कंपोनेंट्स है वो भृंगराज और आंवला है। तो ये जो तेल है ये आप केश विकार यानी हेयर डिसऑर्डर्स में यूज कर सकते हो और नेत्र रोग में। इसके बाद है त्रिफला क्वाथ। त्रिफला आप बहुत अच्छे से जानते हो, और इसका जो हम लोग क्वाथ बनाते हैं उसको ज्वर और कास में हम लोग देते हैं। नेक्स्ट इज त्रिफला घृत, जो कि तिमिर और नेत्र रोग। तिमिर यहाँ पे ये है कि जो विजन होता है वो कम हो जाता है बहुत लोगों का, जैसे मेरा ही, मैं स्पेक्स पहनता हूं तो मैं भी अपने लिए इसको यूज कर सकता हूं। नेक्स्ट इज दात्य अरिष्ट, दैट इज पांडु कामला एंड हृदरोग में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये तो रही बात इसके विशिष्ट योगास की। अब अगर थोड़ा सा इसके रिसर्च आर्टिकल्स के बारे में देखें तो बहुत सारे रिसर्चेस हैं इसके ऊपर, या बहुत सारी रिसर्चेस आज के टाइम पे चल रही हैं। बट जब आप देखोगे तो बहुत सारी रिसर्च आर्टिकल हैं जिसमें जो कुछ रिसर्च है जो इसके डायबिटिक एक्शन के ऊपर है,
कुछ है जो हाइपोलिपिडेमिक प्रोफाइल, ये हमारी बॉडी में लिपिड प्रोफाइल को डिक्रीज करता है और मेंटेन करता है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तो उसके ऊपर भी काफी रिसर्च आर्टिकल्स हैं। इसके बाद इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी के ऊपर काफी रिसर्च आर्टिकल्स हैं। आपको इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के लिए भी काफी आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल्स मिल जाएंगे। इसके बाद कुछ रिसर्च आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें एनिमल स्टडीज हैं, जिसमें उन्होंने क्या किया है कि रेट्स में, एल्बिनो रेट्स में खुद से डायबिटीज इंड्यूस किया है और फिर उसका प्रिवेंशन किया है ये सारे फॉर्मुलेशन या फिर आंवला के एक्सट्रैक्ट्स की वजह से, तो वो भी सक्सेसफुल है। ठीक है, इसके बाद कुछ रिसर्च आर्टिकल्स ऐसे भी हैं जिसमें इसका एंटी डिप्रेसेंट एक्शन देखा गया है, जिसमें वो किस वजह से है, वो उसमें देखा गया है कि उसमें ये जो आंवला का जो इसके अंदर जो फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि गाबा है और गाबा का इनहिबिशन करते हैं। गाबा जो है वो न्यूरो डिप्रेसेंट ट्रांसमीटर है, ठीक है, तो उसका इनहिबिशन करते हैं, जिसकी वजह से इसका एंटी डिप्रेसेंट एक्शन देखा जाता है। और इसके बाद इसका एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर भी बहुत ज्यादा रिसर्च आर्टिकल है, तो जब आप देखोगे, पढ़ोगे, तो वो भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कैसा भी रिसर्च आर्टिकल जब आपका मन कर रहा है, आप जब भी फ्री हो तो कोई आप एक रिसर्च आर्टिकल खोलिए और उसके बारे में पढ़ लीजिए। तो ये तो हो गया हमारा आंवला के बारे में। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी और आपको ये ड्रग के बारे में सारी चीजें डिटेल में समझ आ गई होंगी। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी और जो भी हमने आज डिस्कस किया आंवला या आमलकी के बारे में या धात्री के बारे में, वो सब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी कमेंट्स का, आपके सभी डाउट्स का जल्द से जल्द आंसर भी कर पाऊँ। और अगर आप चाहते हैं और अच्छे से आपके डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जो मैं आपको कमेंट्स में मेंशन कर दूंगा, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ भी आप आपके सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।